नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद प्रभाकर। आज बात करेंगे भारत और नेपाल के बदलते रिश्तों की। जो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे से लेकर दोस्त दोस्त ना रहा तक पहुंच चुके हैं। जिस भारत नेपाल की सीमा पर लोग जब चाहे बेरोक टोक इधर से उधर आ जा सकते हैं, घर एक तरफ तो खेत नौकरी और व्यापार दूसरी तरफ होता है, वही नेपाल आज सीमा विवाद पर हमें आंखें दिखा रहा है। कभी हिंदी को बैन करने की तो कभी भारतीयों के लिए नेपाली नागरिकता को मुश्किल बनाने की बात कर रहा है। ये हालात कुछ ऐसे हैं जैसे जब बड़ा भाई कुछ गुंडे बदमाशों से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा हो, तभी पीछे से अचानक छोटा भाई आकर कहे कि भैया तो परदादा वाली जमीन का जो बंटवारा बाकी है ना, वो भी बस अभी कर दो। जब भारत चीन और पाकिस्तान जैसे हमारी जमीन पर नजर गड़ाकर बैठे गिद्धों से निपट रहा है, तभी अचानक से हमारा साथी नेपाल भी 200 साल पुराने सीमा विवाद को लेकर हमसे उलझने को तैयार है। तो क्या है नेपाल के साथ हमारा यह सीमा विवाद, और आखिर क्यों हमारे पुराने साथी नेपाल को आज चीन अपना और भारत पराया लगने लगा है? यही सब आसान भाषा में जानेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ऐसे ही और वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज से 250 साल पीछे से। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल की सीमा पश्चिम में उत्तराखंड से लेकर तो पूर्व में सिक्किम और दार्जिलिंग तक फैला दी थी। उन्होंने एक बड़ा संयुक्त नेपाल बनाया और काठमांडू को उसकी राजधानी बनाया, और यही विस्तार दिल्ली से कलकत्ता के मैदानी इलाकों में राज करने वाले अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगा था। 1814 से अंग्रेजों और नेपाल के गोरखाओं के बीच अलग अलग मोर्चों पर खूनी संघर्ष छिड़ गया। सिक्किम, पटियाला और गढ़वाल जैसी रियासतें जिन्होंने गोरखाओं से हारकर अपनी जमीन गंवाई थी, वो इस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। यह संघर्ष 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य के बीच बिहार के सुगौली में हुई एक संधि के साथ खत्म हुआ। नेपाल को महाकाली नदी के पश्चिम का भाग यानी कि आज का उत्तराखंड और मेची नदी के पूर्व का भाग यानी कि आज का सिक्किम और दार्जिलिंग अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत को सौंपना पड़ा। साथ ही काठमांडू के दरबार में एक स्थायी ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति पर भी नेपाल को सहमत होना पड़ा, और इसी सुगौली की संधि के साथ जन्म हुआ भारत और नेपाल के बीच के सीमा विवाद का। अब उस समय में सीमा के विभाजन के लिए कोई जीपीएस जैसा एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था। बस नदियों, पहाड़ों और जंगलों को आधार बनाकर सीमाएं बांट दी जाती थी। आज के समय में नेपाल के साथ भारत के दो मुख्य सीमा विवाद है, काला पानी और सुस्ता। आइए नक्शों की सहायता से इन दोनों विवादों को समझते हैं। ये है महाकाली नदी। सुगौली की संधि के मुताबिक इस नदी का पश्चिमी हिस्सा हिंदुस्तान का और पूर्वी हिस्सा नेपाल का होना चाहिए था, मगर आप जैसा इस नक्शे में देख रहे हैं, ये नदी दो धाराओं को मिलकर बनती है। जहां नेपाल का मानना था कि जो मुख्य धारा लिम्पियाधुरा से निकलकर आ रही है यही महाकाली नदी है और लिम्पियाधुरा तक का क्षेत्र उसे मिलना चाहिए, वहीं अंग्रेज़ों ने बड़ी ही चालाकी से छोटी धारा जो कि लिपुलेख से निकलती थी उसे मुख्य नदी बताया, जिससे उनके नियंत्रण में बड़ा भूभाग आ सके। मगर हद तो तब हो गई जब अंग्रेज़ों ने लिपुलेख को भी महाकाली नदी का उद्गम मानने से इनकार कर काला पानी को ही महाकाली नदी का उद्गम बताया, जिससे काला पानी से लिपुलेख तक का महत्वपूर्ण इलाका अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों ने जिन पहाड़ों से महाकाली नदी की धाराएं उतरती थी उन ऊंचाइयों तक अपना दावा ठोक दिया। विस्तारवादी अंग्रेज़ों की चाल से इस क्षेत्र में नेपाल सिकुड़ता जा रहा था। अंग्रेज़ों ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर कभी भी नेपाली सत्ता को नहीं माना, और आज़ाद भारत ने भी अंग्रेज़ों के इसी नक्शे के आधार पर नेपाल के साथ सीमा तय की। आपको बता दें कि पिछले 200 साल से इस भूभाग पर भारत का ही नियंत्रण है।
जहां एक ओर लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क गुजरती है, वहीं यहाँ की ऊंचाइयों का चीन पर नज़र रखने के लिए अपना ही सामरिक महत्व है। अब आते हैं भारत और नेपाल के बीच के दूसरे सीमा विवाद पर, जो कि सुस्ता गांव को लेकर है। सुगौली की संधि के मुताबिक गंडक नदी, जिसे कि नेपाल में नारायणी नदी भी कहा जाता है, उसके पश्चिम का क्षेत्र नेपाल का और पूर्व का क्षेत्र भारत का होना चाहिए। मगर अगर नदी ही अपना रास्ता बदल दे तो क्या करें, ये इस संधि में नहीं लिखा। पिछले 200 साल में गंडक नदी ने अपना रास्ता बदला है। सुस्ता गांव, जो पहले नदी के पश्चिम में हुआ करता था, अब वो नदी के पूर्व में है और यही विवाद की जड़ है। नेपाल और भारत दोनों ही इस गांव पर अपना अपना दावा करते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि भारत का ऑल वेदर फ्रेंड, यानी कि हर परिस्थिति में साथ रहने वाला नेपाल इस 200 साल पुराने सीमा विवाद की कब्र खोदकर भारत के साथ संबंध बिगाड़ रहा है। इसका जवाब हमें नेपाल की अंदरूनी राजनीति से मिलेगा। 2001 में नेपाल के शाही परिवार के कत्ल होने के बाद से ही पूरा नेपाल विद्रोह की आग में झुलस रहा था। ऐसे में भारत ने ही पहल करके 2005 में नेपाल के 8 राजनीतिक दलों को दिल्ली में इकट्ठा बैठाया। उनके बीच लोकतंत्र की बहाली के लिए एक 12 सूत्रीय समझौता करवाया और इस समझौते में केंद्रीय भूमिका दी गई नेपाल के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली माओवादी पार्टी को। मगर नेपाल की माओवादी पार्टी ने चुनावी राजनीति में कूदते ही भारत विरोधी राष्ट्रवाद को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। 2008 के आम चुनाव में माओवादी पार्टी ने भारत के साथ हुए 1950 के मित्रता और शांति समझौते को एक तरफा और अन्यायपूर्वक बताकर चुनाव के बाद खत्म करने का वादा नेपाल की जनता से किया। यहां नेपाल की अंदरूनी राजनीति को समझने के लिए आपको एक और पहलू समझ लेने की जरूरत है। पिछले 250 साल में बिहार और उत्तर प्रदेश से नेपाल की तराई में आकर बसे लोगों की जनसंख्या नेपाल की आबादी की कुल 19% है। इन्हें वहां मधेशी कहा जाता है। मधेशियों का सीमा पार बिहार और उत्तर प्रदेश में रोटी बेटी का व्यवहार पीढ़ियों से चलता आ रहा है। पहाड़ियों और अन्य समुदायों के मन पर राजनीतिक प्रभाव को जमाने के लिए माओवादी राजनेताओं ने अल्पसंख्यक मधेशियों को भारत का समर्थक और देशद्रोही बताकर उनके अधिकारों का दमन करना शुरू कर दिया। मधेशी जनप्रतिनिधियों को भारत की कठपुतली बताया जाने लगा। साल 2015 में बने नेपाल के संविधान में भी मधेशियों के अधिकारों की जानबूझकर अनदेखी की गई। इस मामले में भारत सहित विश्व के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी मधेशियों को संविधान में उचित अधिकार देने की वकालत की थी। भारत के नेपाल पर उस समय दबाव को उस समय के सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता प्रचंड के इस बयान से समझा जा सकता है कि हम भारत के दोस्त हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं। और सारे सुझावों को दरकिनार कर जब मधेशियों को नेपाल के संविधान में हाशिए पर ढकेल दिया गया तो पूरे नेपाल की तराई में एक उग्र आंदोलन भड़क उठा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा शस्त्र बना भारत की ओर से आने वाली सप्लाई का चक्का जाम करना। नेपाल एक पहाड़ी मुल्क होने की वजह से अपनी कई जरूरतों के लिए भारत की ओर से आने वाली सप्लाईज पर निर्भर करता था। दूसरी तरफ चीन था, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से रास्ता अत्यंत दुर्गम था और व्यापार भी लगभग ना के बराबर था। नेपाल की कुल सप्लाईज का 60% सिर्फ बीरगंज रक्सौल के रास्ते से आया करता था। ऐसे में भारत को नेपाल से जोड़ने वाले मैत्री ब्रिज को मधेशियों ने जाम कर दिया। तेल, गैस, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की नेपाल में भारी किल्लत होने लगी। नेपाल सरकार ने मधेशी आंदोलन और सप्लाई बंद होने के पीछे भारत सरकार का हाथ बताया और यहीं से भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपाल की राजनीति का केंद्रीय बिंदु बन गया। कुछ विशेषज्ञ नेपाल में भारत विरोध की जनभावना के पीछे 2015 के ब्लॉकेड और सीमा विवाद के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारण को गिनवाते हैं, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के समय नेपाल की अर्थव्यवस्था को हुआ बड़ा नुकसान,
भारत का हमेशा बड़े भाई के जैसा रवैया, नेपाल की अंदरूनी राजनीति में भारत का दखल और द्विपक्षीय समझौतों का भारत की तरफ झुका होना। परंतु मेरी सोच में इन सब बातों से कहीं ज्यादा भारत और नेपाल संबंधों को अगर कोई चीज नुकसान पहुंचा रही है तो नेपाल की मुख्य धारा में हो रही भारत विरोधी राष्ट्रवाद की धूर्त राजनीति। आइए आपको ब्लॉकेट की वजह से नेपाल में भारत विरोध का एक और पहलू हम समझाते हैं। यहां नए संविधान को मंजूर होने के लिए लगभग 5 महीने पहले की यह बात है। 25 अप्रैल 2015 की दोपहर नेपाल एक भीषण भूकंप से थर्रा उठा। ऐतिहासिक धरोहरें, रिहायशी इमारतों से लेकर आम नेपाली का हौसला सब कुछ धराशायी हो चुका था। 9,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 22,000 गंभीर जख्मी हुए, 35 लाख लोगों के सर से छत छिन गई। किसी भी नेपाली ने अपने जीवन काल में ऐसी भीषण त्रासदी नहीं देखी थी। मधेशियों का चक्का जाम जिस समय हुआ, नेपाल इस भूकंप की त्रासदी से बस उबर ही रहा था। ऐसे में ईंधन और दवाइयों जैसी आधारभूत चीजों की सप्लाई बंद होना, इसका ठीकरा नेपाल ने पूरी तरह भारत के सर फोड़ा। और इस घटना ने नेपालियों के मन में भारत की छवि मुश्किल के वक्त विश्वासघात करने वाले एक दोस्त की बना दी। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा तो भारत की तथाकथित नाकाबंदी को चुनौती देने के लिए यूएन के मंच पर जिनेवा भी जा पहुंचे, जहां ये पहली बार भारत नेपाल तनाव का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। पर यहां यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि इस महाविनाशकारी भूकंप के बाद नेपाल को दुनिया भर से कुल $3 बिलियन की मदद मिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 1/3 $1 बिलियन की मदद अकेले भारत ने की थी। यह रकम नेपाली 10,000 करोड़ रुपयों के बराबर थी। पर राजनीति तो राजनीति है। अपनी अंदरूनी राजनीति के लिए नेपाल के सत्ताधारियों ने भारत को विलेन बना दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर चीन से अपनी नजदीकियां भी बढ़ा ली। यही वो दौर था जब नेपाल ने चीन के साथ ट्रांजिट ट्रीटी साइन की और कई प्रकार के व्यापारिक समझौते भी किए ताकि भारत पर उसकी निर्भरता को खत्म किया जा सके। आज चीन नेपाल में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर छोटी से छोटी किराना दुकान तक भी अपनी पैठ जमा चुका है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर छोटे देशों को लगभग अपना गुलाम बना लेता है। यहां तक कि आज चीन नेपाल में अपने हितों के संरक्षण हेतु नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का अभिभावक भी बना बैठा है। पार्टी को टूटने से बचाने के लिए चीन समय समय पर अपना बीच बचाव करता रहता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल द्वारा सीमा विवाद को उठाए जाने के पीछे भी चीन का ही हाथ है। आज चीन की शय पर ही नेपाल शादी के बाद भारतीय महिलाओं की नागरिकता को मुश्किल बनाना हो या हिंदी पर प्रतिबंध लगाने जैसे एक्सट्रीम कदम उठाकर भारत से तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर भारत और नेपाल का इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और पहचान ये सब कुछ साझा है। नेपाल के पराक्रमी गोरखा भारत की सेना में भारत माता की रक्षा में सबसे आगे खड़े मिलते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख नेपाली भारत में नौकरी, व्यापार कर कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वहीं चीन की बात करें तो वहां केवल 20,000 नेपाली अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि नेपाल और भारत की जनता के बीच सदियों से चली आ रही मैत्री जीतती है या नफरत की घटिया राजनीति। नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने वाले नेताओं की दुनिया के किसी कोने में कमी नहीं है। ये आपको हर तरफ मिल जाएंगे। इनसे सावधान रहें और भारत नेपाल संबंधों से सबक लें कि अपने जनप्रतिनिधियों को भावनाओं की बजाय विकास की राजनीति करने पर मजबूर करें। धन्यवाद। आपको हमारा आज का यह एपिसोड कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।